नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश इस शो में। बात ऐसी होगी, आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। समंदर में फिर से बवंडर उठा है और इस बवंडर ने आसमान से जमीन तक हलचल मचा दी है। गुजरात से सटे अरब सागर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। बिपरजॉय नाम के तूफान का असर तटीय इलाकों तक पहुंच चुका है। यह असर तब है जब चक्रवाती तूफान अभी तट से काफी दूर है। ऐसे में चिंता यह है कि तूफान जब गुजरात से होकर गुजरेगा तो कैसा कहर ढाएगा। सवाल यह भी, क्या हम सबसे भयानक तूफान से युद्ध के लिए तैयार है? जाहिर है प्रशासन मुस्तैद है। 5-5 केंद्रीय मंत्रियों ने गुजरात में मोर्चा संभाल लिया है। खुद पीएम मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सामना कुदरत के क्रोध से है, लिहाजा चैलेंज बड़ा है। आज तूफान के इसी तेवर को समझने की कोशिश करेंगे। उन तैयारियों पर भी बात होगी जो इस तूफान के मद्देनजर की जा रही हैं। उन एहतियातों का भी जिक्र करेंगे जो तूफान को देखते हुए उठाई जा रही हैं। मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर रहकर आपको पूरा सूरत हाल भी बताएंगे, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन अपने संवाददाताओं से, मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बार समंदर में आए तूफान का नाम भले ही बांग्लादेश ने रखा हो, लेकिन बिपरजॉय नाम का ये बवंडर अरब सागर से आ रहा है। बांग्ला भाषा में बिपरजॉय का अर्थ है विनाशक, पर दुआ यही है कि बिपरजॉय नाम का ये बवंडर विनाश के बिना गुजर जाए। लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। समंदर का शोर डरा रहा है, तटों पर तेज हवाएं खतरे के आने की सूचना दे रही हैं। सब सांसें थामकर 15 जून के उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब बिपरजॉय सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों से गुजरेगा। चक्रवात बिपरजॉय जो है वो 15 तारीख को कच्छ के मांडवी से लेकर पाकिस्तान के कराची तक टकराने की संभावनाएं जताई जा रही है। उसको देखते हुए जो कंडला पोर्ट है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद है कंडला पोर्ट पर और जो पोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। दरअसल 1998 में यहाँ पे जो चक्रवात आया था जिसके चलते 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस बार जब पहले से ही यह जानकारी है कि चक्रवात 15 तारीख को शाम को टकराएगा, तो वैसे में पहले ही पोर्ट को बंद कर दिया गया है। जितने भी बड़े शिप यहाँ पे कार्गो शिप थे उन सबको समुद्र में भेज दिया गया है। बिपरजॉय की ताकत का सामना सबसे ज्यादा गुजरात को करना है, लिहाजा सरकार से लेकर एजेंसियों तक ने अपना सारा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की 18 टीमें चक्रवात प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। जो लोग समंदर के बवंडर के बीच फंसे हैं उन्हें भी उफनती लहरों के बीच से निकाला जा रहा है। ये पूरा रन का इलाका है, कच्छ के रन का ये पूरा इलाका है। तो जहाँ पे मानव बस्ती है वहाँ से लोगों को पूरी के पूरे गांव को शिफ्ट करवा दिया गया है। अब तक करीब 20,000 से ज्यादा सिर्फ कच्छ के अंदर लोगों को शिफ्ट किया गया है। साथ ही जो बॉर्डर इलाका है, क्योंकि मांडवी से लेके पाकिस्तान के कराची के बीच में ये साइक्लोन टकराएगा, जो लैंडफॉल होगा तो उसकी इम्पैक्ट जो है ये पूरे इलाके के अंदर, ये जो पूरा
100 किलोमीटर का इलाका है, वहां पे इसका इम्पैक्ट होगा, जिसके चलते पूरे इलाके में खाली करवाया गया है। यहाँ तक कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है गुजरात और भारत और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी हुई जो गुजरात की बॉर्डर है, उसमें बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही कोस्ट गार्ड है, उसने भी कल एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, समुद्र के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसको किया है। तूफान का खतरा गुजरात पर मंडरा रहा है, लेकिन चक्रवाती हवाओं का असर मुंबई तक महसूस किया जा रहा है। जामनगर से लेकर मुंबई तक समंदर में हाई टाइड देखने को मिल रही है। समंदर में भयानक उथल पुथल चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट है। साइक्लोन बिपरजॉय के चलते मुंबई से लगा हुआ समुद्र अपने पूरे उफान पर है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देखिए कि समुद्र की लहरें कितनी ज्यादा तेज और शक्तिशाली है। जो पूरा मुंबई का जुहू बीच का जो इलाका है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। छोटी छोटे लेन से भी आप जुहू बीच के अंदर आ सकते हैं, लेकिन तमाम जगहों पर आपको बता दें कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आप देखिए पुलिस की टीम किस तरीके से पेट्रोल कर रही है, लोगों से लगातार अपील कर रही है कि वो इस बीच पर ना आए, और यही हाल मुंबई के अलग अलग इलाकों का है। आफत के बीच कुछ राहत भरी खबरें भी हैं। तूफान जैसे जैसे तट की ओर बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार कम हो रही है। यही वजह है कि तूफान को अति गंभीर से गंभीर श्रेणी में डाल दिया गया है। लेकिन नजरें उस पल पर हैं जब ये तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से होकर गुजरेगा। अनुमान है कि जखाऊ पोर्ट जो है उसी के पास ही वो अपना लैंडफॉल करने वाला है, और उस टाइम उसका जो गति होगी 125 से 135 किलोमीटर पर आवर, और कभी कभी झोंकों के साथ 150 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तूफान से जानमाल का नुकसान ना हो, इसके लिए एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। अब तक 8000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। केंद्र सरकार और गुजरात सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा वायुसेना, नेवी और कोस्ट गार्ड भी किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। चक्रवाती तूफान ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्र सरकार ने 5 मंत्रियों को मोर्चे पर तैनात किया है। कच्छ जिले में राहत के कामों की जिम्मेदारी मनसुख मांडविया को दी गई है, तो पुरुषोत्तम रूपाला द्वारका में राहत के कामों पर नजर रख रहे हैं। दर्शन जरदोश को पोरबंदर, तो देवू सिंह चौहान को जामनगर में रहने को कहा गया है, जबकि महेंद्र मुंजपरा सोमनाथ में राहत के कामों पर नजर रख रहे हैं। जाहिर है इस बार प्रशासन और सरकार का सामना शक्तिशाली आसमानी चुनौती से है। समंदर की बढ़ती बेचैनी के साथ आम लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है, लेकिन इस बार जिस तरह प्रशासन अलर्ट है उससे तो यही लग रहा है कि हर एक जिंदगी को बचाने की तैयारी है। सबकी उम्मीद यही है कि तूफान ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना गुजर जाए। मांडवी से गोपी खांगर, द्वारका से ब्रजेश दोषी, मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो राहत की बात यह है कि जब ये तूफान उठा था और तब इसकी ताकत का जो अनुमान लगाया गया था, उस अनुमान को अब थोड़ा सा घटा दिया गया है। यानी कि थोड़ी ताकत इस तूफान की कम हुई है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है, तैयारी जरूरी है। और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी हमारे साथ कच्छ से जुड़ रही हैं, जो ग्राउंड जीरो के हालात हमें बताएंगी। पारस दामा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, क्योंकि लहरें तो मुंबई में भी उफन रही हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि खन्ना साहब एडवाइजर रह चुके हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगी श्रेया वाधवान, जो कि क्लाइमेट रिस्क एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा ले लेते हैं। सीधे रुख करेंगे कच्छ का। कच्छ मतलब गुजरात, गुजरात मतलब जिसे सबसे ज्यादा इस तूफान का सामना करना है। और गोपी की जो तस्वीरें गोपी जो दिखा रही हैं, बता रही हैं कि हवा का वेग कितना तेज है। गोपी, इस समय क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए हवा काफी तेज है। यहाँ पर इस वक्त हम जखाऊ में मौजूद है, और जखाऊ वही जगह है जहाँ पे साइक्लोन जो है वो टकराने वाला है। उसका जो आंख है वो यहाँ पे टकराएगी। और जखाऊ पोर्ट की ये तस्वीरें आपको दिखाती हैं। ये खाड़ी का इलाका है और यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है जहाँ पे पोर्ट आया हुआ है जखाऊ का, और वहाँ पे आप देख सकते अच्छा, गोपी से हमारा संपर्क टूट गया है, और ये संपर्क टूटना स्वाभाविक भी है, क्योंकि तेज गति से हवाएं इस समय कच्छ के जखाऊ पोर्ट पर चल रही हैं। और वहीं से गोपी हमें
ग्राउंड जीरो के हालात बता रही थी। कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे संपर्क स्थापित हो और हम उनसे हालात की जानकारी ले सकें कच्छ से। फिलहाल हम रुक करेंगे मुंबई का, क्योंकि सामना भले ही गुजरात को करना है, लेकिन इंपैक्ट एरिया में मुंबई भी दिखाई दे रही है। प्रभाव मुंबई में भी दिखाई दे रहा है। हवाएं वहां पर भी तेज हैं और लहरें वहां पर भी उफान मार रही हैं। पारस, यहां पर क्या कदम उठाए गए हैं? आपके पीछे हम देख सकते हैं बीच, शाम का समय हो रहा है, बीच भरना शुरू हो जाता है, लेकिन इस समय पूरा खाली। जी बिल्कुल आनंद, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से मुंबई में हालात होते हैं इस समय मुंबई में बीच पे जो है बहुत सारे लोग होते हैं, पूरा बीच जो है भरा होता है, मगर आज बिल्कुल खाली है ये बीच, क्योंकि प्रशासन और बीएमसी तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। जिस तरीके से मुंबई इंपैक्ट एरियाज में आता है, बिपरजॉय भले ही 550-600 किलोमीटर दूर से गुजरेगा मुंबई के समुद्र तट से, मगर इंपैक्ट अभी हमको मुंबई में भी इसका दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा जो हवाएं हैं वो बेहद ज्यादा तेज है। एहतियात तौर पर जो बीच है वो पूरा बंद कर दिया गया है। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं उनको बीच के बाहर ही खड़ा किया है, अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। बैरिकेड जो है अमूमन आपको जुहू बीच में दिखेंगे नहीं, ये बैरिकेशन जो है वो बैरिकेडिंग पूरी कर दी गई है, साथ ही रोप्स लगाए गए हैं। मुंबई पुलिस लगातार इस पूरे एरिया में गश्त लगा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है जुहू बीच का, लोग कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, तो ये गश्त लगाई जा रही है लगातार उनके द्वारा कि कोई अंदर ना घुसे, उनकी सेफ्टी के लिए। साथ ही साथ लाइफ गार्ड जो है वो हर एक किलोमीटर के पार्क पे उनको तैनात किया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे। वैसे यहाँ पे आप पूरा बीच देखिए, पूरा बीच खाली है। अक्सर इस समय पे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, मगर लोगों की सुरक्षा करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी मुंबई से भले इंपैक्ट जो है वो दूर है, इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर कच्छ गुजरात में पड़ेगा। मैं आता हूं पारस आपके साथ, मैं आता हूं फटाफट। मैं गोपी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर कभी भी तकनीकी समस्या खड़ी हो सकती है। हवाएं वहां पर तेज हैं, बरसात भी वहां पर हमें नजर आ रही है। गोपी का रुख करते हैं। गोपी, हवाएं शुरू हमने देखी थी, अब क्या बरसात भी शुरू हो गई है? और जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी समय सिग्नल वहां पर बिगड़ सकता है। देखिए हवाएं और बरसात। जी बिल्कुल गोपी, बताएं। जी बिल्कुल, हवाएं और बरसात ये दोनों ही यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लगातार कल रात से ही इसी तरीके से हवाएं चल रही है और इस वक्त हम मौजूद है जखाऊ पोर्ट पर। और जखाऊ पोर्ट ये वही जगह है जहाँ पे साइक्लोन की आंख जो है वो टकराने वाली है। जो बिपरजॉय साइक्लोन है वो इसी जगह से होते हुए लैंडफॉल करने वाला है और यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है। हालांकि इस जगह से जो साइक्लोन है वो अभी 320 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। लगातार जो हवा है वो चल रही है। साथ ही ये पूरा इलाका जो है इसे प्रिकॉशनरी तौर पर खाली करवा दिया गया है प्रशासन के जरिए। जितनी भी मछुआरे अंदर समुंदर के अंदर गए हुए थे उन सबको बाहर बुला लिया गया है। साथ ही जो पूरा यहाँ से लेकर करीब 3 किलोमीटर का एक पूरा इलाका है जहाँ पे फिशरमैन कॉलोनी सब कुछ बसा हुआ है, वो सभी इलाके को खाली करवा दिया गया है और उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। अगर अकेले कच्छ की मैं बात करूं तो अकेले कच्छ में ही 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और लगातार यहाँ पे तेज हवाएं और बारिश जो है वो चल रही है। जी आनंद। गोपी, जब भी साइक्लोन आता है तो एक सुरक्षित पेरीमीटर बनाया जाता है, एक एरिया बनाया जाता है जिसको हम सुरक्षित इलाका कहते हैं। तो कितने रेडियस में इस एरिया को लेकर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग लेकर चल रहे हैं? कितने किलोमीटर का रेडियस बनाया गया है? किलोमीटर की बात की जाए तो बताया यही जा रहा है कि मांडवी से लेकर पाकिस्तान के कराची तक ये जो इलाका है जहाँ पे जखाऊ में इस वक्त हम मौजूद है, ये इलाका बिल्कुल सेंटर में आता है। यानी मांडवी जहाँ पे आज सुबह आपने जो तस्वीरें हमने दिखाई लोगों को, समुद्र की जो तस्वीरें थी, वो यहाँ से होता है 80 किलोमीटर और यहाँ से पाकिस्तान का कराची जो है वो भी करीब 100 किलोमीटर के आसपास होता है। तो ये पूरा जो समुद्री इलाका है यहाँ पे इसी जगह पे ये सेंटर ऑफ द साइक्लोन रहेगा जहाँ पे लैंडफॉल होना है साइक्लोन का। तो ये पूरा इलाका प्रभावित होने वाला है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका होगा वो जखाऊ के आसपास का इलाका होगा। तो यही बताया जा रहा है कि साइक्लोन जब आएगा तो इसी जगह पे उसका लैंडफॉल है और यहाँ पे जो आसपास का इलाका है, नलिया हो या दूसरा लखपत का इलाका है, वहाँ पे लोगों को सुरक्षित स्थानों पे भेजने के लिए बोल दिया गया है। तो यहीं पे लैंडफॉल होना है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, अगर नेटवर्क रहा तो यहाँ पे जितनी भी बोट्स है उन बोट्स को भी इसी तरीके से पोर्ट के ऊपर
गोपी आपके पास फिर से जी जी हालांकि कई ज्यादा बोट जो है जितनी जी गोपी आपकी आवाज बीच में कट गई बोट्स आपको यहाँ पे ऊपर की ओर दिख रही है, जेटी पर लगी हुई। जी बिल्कुल, जितनी भी बोट आपको जेटी पर लगी हुई दिख रही है उससे कई ज्यादा बोट जो है वो पानी के अंदर है। तो अब यही है कि क्योंकि पिछली बार जब ताउते आया था अप्रैली के अंदर तो वहाँ पे जाफराबाद पोर्ट पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, यहाँ तक कि जो चलिए गोपी से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि कम से कम नुकसान हो। जी गोपी आपके पास रुक करेंगे फिर से एक बार। पारस दामा का हम रुक कर लेते हैं। पारस, गोपी ने हमें बताया कि जिस इलाके में साइक्लोन को हिट करना है वहां से लोगों को पूरी तरह हटा दिया गया है और उचित दूरी पर जो सुरक्षित इलाका कहा जा रहा है जहां पर राहत कैंप बनाए गए हैं वहां पर लोगों को पहुंचा दिया गया है। आप बताइए, आप जिस बीच पर इस समय मौजूद हैं वहां पर भी मछुआरों की बस्ती भी होती है, वहां पर मछुआरे भी रहते हैं, वहां पर लोग भी रहते हैं, वहां पर बहुत सारे जो फूड ज्वाइंट्स हैं वो भी रहते हैं। क्या इन सब लोगों से इलाके को खाली करा लिया गया है और कितनी दूरी पर सुरक्षित इलाका यहां पर निश्चित किया गया है? अनंत, सबको अलर्ट जारी किया गया है। जितने भी फिशरमैन कॉलोनी है इस पूरे इलाके में, जुहू हो गया, कोलीवाड़ा हो गया, बाकी सारी जगहें हो गई मुंबई में, उन सबको अलर्ट जारी किया है और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश उनको दिया गया है कि मछली पकड़ने के लिए 2-3 दिन तक आप समुद्र में न जाए। वहीं बाकी के सारे जितने भी रेसिडेंशियल एरिया है उनको ये हिदायत दी गई है कि आप अपने घर से जो है वो समुद्र की ओर ना बढ़िए। वैसा ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो साइक्लोन का यहाँ पड़ना नहीं है, मगर एहतियातन तौर पर ये जरूर कहा गया है प्रशासन द्वारा कि आप समुद्र के जितना दूर हो सके उतना ही रहिए। फिशरमैन को जो है वो मछुआरों को मना कर दिया गया है कि वो समुद्र में ना जाए। वहीं जितने भी लोग नजदीक रहते हैं समुद्र के आसपास उन सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और उनको समुद्र से उचित दूरी बनाने के लिए कहा गया है। ऐसे में अलग अलग तरीके से जो है वो तैयारियां करी गई है। 2-3 दिन पहले जब पता चला कि एक बहुत बड़ा साइक्लोन जो है तटीय इलाके से गुजरने वाला है, भले ही वो 500-550 किलोमीटर दूर से गुजरेगा बट उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखेगा, तब से ये तैयारियां शुरू कर दी थी। अलर्ट जारी किए गए, सब लोगों के फोन, जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको एक अलर्ट भेजे गए कि साइक्लोन आने वाला है। इम्पैक्ट भले ही उतना खास नहीं होगा मगर आपको सावधान रहना है। वहीं बीचेस जो हैं, जितने भी समुद्र के आसपास लोग रहते हैं, उन सबको आने के लिए मना कर दिया गया है। आप मुंबई का जुहू बीच इलाका है जहां पर हम खड़े हैं, मुंबई पुलिस तैनात है, साथ ही साथ जितने भी लोग आए हैं उन सबको बाहर ही रखा गया है। बाहर ही उनको कहा गया है कि आप रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। वहीं बीचेस के आसपास और जो ऐसे इलाके हैं जो समुद्र के बहुत पास में है वहां पर एनडीआरएफ की टीम तो तैनात है ही, साथ ही साथ लाइफ गार्ड्स को भी तैनात किया गया। अमूमन हम देखते हैं कि लाइफ गार्ड्स जो है समुद्र के आसपास रहते हैं, जैसे बीचेस हो गए, मगर एहतियातन तौर पर लोगों को जान हानि न हो, लोगों को दिक्कत न हो, उसके लिए ऐसे इलाके मैं आता हूं एकदम पास है। मैं आपके पास आता हूं। अब सीधे हम रुख करेंगे श्रेया का, जो कि क्लाइमेट रिस्क एक्सपर्ट हैं। श्रेया, जो एक राहत की बात जो अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई कि जिस ताकत का अनुमान इस साइक्लोन को लेकर लगाया गया था उसकी ताकत में कुछ कमी आई है, यानी कि कुछ कमजोर पड़ा है। तो ये ट्रेंड होता है कि अगर कमजोर पड़ रहा है तो कमजोर ही पड़ेगा या फिर ये फिर से ताकतवर हो सकता है? जी, पहली बात तो मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। और आपके सवाल का जवाब के लिए साइक्लोन या तूफान जिनकी हम बात कर रहे हैं, चक्रवाती तूफान, उनका एक बहुत लंबा पीरियड होता है जी। और उनका डायरेक्शन और उनका इम्पैक्ट दोनों उस पूरे साइकिल में जब तक वो लैंडफॉल या फिर अपने आंख तक पहुंच नहीं जाते हैं तब तक वो बदलता रहता है। इसलिए उसका कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग जो कि हमारी आईएमडी जैसी एजेंसीज करती हैं वो बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए ये कहना कि अभी उसके असर में हमें कमी लग रही है, उसकी ताकत में हमें कमी लग रही है, तो ऐसा ही आगे भी होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी उनके रिटर्न पीरियड जिसको हम कहते हैं, उसके घुमावट जो हुई है हमारे साइक्लोन के डायरेक्शन में, उसके चक्कर में हो सकता है कि उसकी ताकत में थोड़ी सी कमी आई है। और हमारे प्रिपेयर्डनेस के अगर मेजर्स से हम देखें तो ये काफी अच्छी बात है अगर ये ताकत घटे, क्योंकि उतना इम्पैक्ट हमारे समुद्र तट को और हमारी कम्युनिटीज को कम झेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहना कि यही आवश्यक घटता ही चला जाएगा या बढ़ता ही चला जाएगा, जरूरी नहीं है, वो कहने की वो सटीकता नहीं है। जी श्रेय, यहाँ पर एक बात और समझना चाहेंगे कि जब साइक्लोन होता है तो दो पैमानों पर इसकी पैमाइश की जाती है। एक तो है कि इसकी अनुमानित लोकेशन, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कच्छ में एक पोर्ट है, वहां पर इसको हिट करने वाला है। और एक इसका होता है वेरिएशन एंगल, कि इसका दायरा कितना वेरिएट कर सकता है, कितना इसमें घुमाव आ सकता है। तो ये भी क्या सटीक जानकारी होती है या इसमें भी बदलाव आने की गुंजाइश रहती है?
जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि IMD जो हमारा इंडिया का साइक्लोन प्रिडिक्शन सिस्टम है और अर्ली वार्निंग सिस्टम है, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं वो दुनिया के स्तर के हिसाब से काफी एडवांस्ड हैं। हम लोग काफी एडवांस चरण पर जाकर बता सकते हैं कि साइक्लोन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या डायरेक्शन होने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन ये कहना कि वो 100% सटीक तरह से हम बता पाएंगे वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है। जी। तो हम बट एक बहुत सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमारा डायरेक्शन इधर जा रहा था और अब हमारी विंड की गति में और हमारे जो हमारा चक्रवात बना है समुद्र के ऊपर, अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस दिखने लगे हैं और हमारे समुद्र तट में टेम्परेचर में और रेनफॉल में वेरिएशन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद आगे जाके ट्रैजेक्टरी चेंज होगा। लेकिन ये कहने के लिए भी एक टाइम पीरियड होता है, उसमें हमें उतना टाइम लगता है उसको असेस करके प्रिडिक्ट करने में, तो उतना टाइम हमें चाहिए होता है, लेकिन एकदम स्पॉन्टेनियसली हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जी, मैं इस समय सीधे खन्ना सर का रुख करना चाहूंगा। सर, चुनौती बड़ी है और जब जब साइक्लोन से सामना हुआ है देश का, व्यापक पैमाने पर तैयारी की जाती है, हर कोण से तैयारी की जाती है, हर वो सावधानी, हर वो एहतियात बरती जाती है जो किसी की लाइफ को बचाने के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब साइक्लोन से सामना है, क्योंकि आपदाएं अलग अलग किस्म की होती है, प्राकृतिक आपदाएं, पहाड़ों के अंदर तैयारी अलग होती होगी, ग्राउंड्स में अलग होती है, लेकिन तटीय इलाके में जो तैयारी की जाती है उसका मेन फोकस क्या रहता है? किन किन एरियाज पर सबसे ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं जब तैयारी की जाती है तूफानों का सामना करने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो उसके लिए अर्ली वार्निंग कितनी जल्दी मिल सकती है, और दूसरा है इवैक्यूएशन। अर्ली वार्निंग के टाइम के अंदर जो पहले अगर देखा जाए 1999 के अंदर जब उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया था तो इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं मिली थी, तो उस टाइम के अंदर जो है हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उससे लेकर अभी तक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जब बनी है, उसके बाद में जो है साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह दिए गए हैं, काफी कुछ उसके अंदर जो है और ज्यादा से ज्यादा जो दिया गया IMD को मतलब जब किया ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम है जल्दी पता लगे। और अभी एक वो आ गया है कि इसके अंदर 4 वैसे जैसे होते हैं अलर्ट, और उसके अंदर सबसे लास्ट में होता है पोस्ट साइक्लोन पोस्ट आउटलुक का शब्द। तो वो आमतौर पर जो 12 घंटे पहले, वो अभी IMD ने जो है कल से इंफॉर्मेशन दे दी। तो कहने का मतलब है अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर जो है हमारा जो है बहुत आगे बढ़ गए हैं, और वे बहुत ही अच्छी बात है जिसके है कि पूरे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम पता लगे। अभी आप जैसे आपने बताया कि इवन जहाँ से अपना सेंटर से ही अलग अलग है यूनियन मिनिस्टर्स वगैरह पहुंच गए हैं, उनको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हालांकि ये अगर जो है डिजास्टर को मैनेज करने की ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक से स्टेट की है। हमारा सेंटर का मकसद होता है कि उनको सपोर्ट करना, चाहे वो रिसोर्सेज के साथ में हो, चाहे मैन पावर के साथ में हो, किसी के साथ में। पर ये क्योंकि आपस में मिलजुल कर करते हैं तो इसलिए आपस में कोई फर्क नहीं है। साहब, आपने एक बात बोली कि जब आप प्लानिंग करते हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए या फिर प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए, तो उसमें इंफॉर्मेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये बहुत अर्ली वार्निंग से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी काम की चीज होती है। पहला स्टेप ये होता है कि इसको एकत्रित किया जाए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान किया जाए। दूसरा, आपने कहा कि इवैक्यूएशन पर ध्यान होता है। जब इलाका छोटा है तो हम पूरी तरह से इवैक्यूएट कर सकते हैं, लेकिन जब इलाका बड़ा हो, आबादी बड़ी हो और आबादी की डेंसिटी ज्यादा हो, हम सबको इवैक्यूएट नहीं कर सकते। उस समय में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? मान लीजिए एक जो नियरेस्ट आबादी है उसको तो हमने इवैक्यूएट कर दिया, उसको तो हमने मूव ऑन कर दिया, लेकिन जो लोग इवैक्यूएट नहीं हो पाए हैं उनको क्या सावधानी बरतनी है, उनको क्या एहतियात बरतनी है और उनके लिए क्या प्लान होता है? सबसे पहले जो है उससे पहले जो है आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं कौन सी चीज वल्नरेबल है। आप भी जैसे इस के अंदर है सबसे पहले इन्होंने टोटल बोला कि 10 किलोमीटर तक के एरिया को हमने जितने भी लोग हैं वहां पर उनको इवैक्यूएशन करना है। उसमें से है 1 से 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव हैं खासतौर पर जब उनको वहां से निकालना है। जितनी भी फैसिलिटीज है, जैसे पोर्ट की फैसिलिटीज है, जैसे गाड़ियों के जाने का है, जैसे कि व्हीकल जाने का है, वो पूरे के पूरे को रोका जा सकता है, रोका जा रहा है। तो सबसे पहले जो 1 से 5 किलोमीटर के जितने भी गाँव वगैरह पड़ते हैं उनको आप मतलब जो है लेके जाए। अभी पहले होता था ये कि कुछ एक जो खासतौर पर जो है ओल्ड पीपल वगैरह है वो नहीं जाना चाहते थे अपने अपने घरों के अंदर, तो उनको भी मतलब कई बार तो है
एनडीआरएफ की तरफ से उनको जबरदस्ती भी आपस में लेके जाना पड़ा, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, जाए कि मतलब ऐसे अननेसेसरी को अपने आप को एक्सपोज करने के लिए। तो अभी मतलब जो है, क्योंकि खासतौर पर गुजरात में तो अभी काफी मतलब जो है इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर काफी उन्होंने अच्छा काम किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट जीएसडीए में अगर जो तो बल्कि जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनने से पहले भी जीएसडीए में बना हुआ था 2001 के बाद में, जैसे कि जब ये कच्छ वाला जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद में ही बन गया था जीएसडीए। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, वीके खन्ना, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आपने सर बताया कि एक पेरीफेरी बना दी जाती है, एक पेरीमीटर बना दिया जाता है जहां पे इवैक्यूएट करके लोगों को रखा जाता है। हमने आपसे ये भी जाना कि जो लोग इवैक्यूएट नहीं हो पाते हैं उनसे जुड़ी क्या क्या सावधानी है, क्या क्या एहतियात बरती जाती है। लेकिन ऐसे जब मौका होता है, ऐसी जब सिचुएशन पैदा होती है, परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें सप्लाई चेन को मेंटेन रखना और जो जरूरतमंद हैं उन तक सप्लाईज को पहुंचाना, यह भी एक बड़ा चैलेंज होता है। ये बाधित ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? इसके लिए देखेंगे साइक्लोन जो है शेल्टर्स बनाए गए हैं कोस्टल एरिया के अंदर। जैसे पहले मैंने बताया कि नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के मुताबिक सबसे पहले आईएमडी को 500 करोड़ रुपया दिया गया था। उसके बाद में जो है इसके ऊपर जो है अलग अलग जगह पर जो है साइक्लोन ये जो है शेल्टर्स वगैरह बनाए हैं। ये शेल्टर जो है आमतौर गाँव के थोड़े से पीछे होते हैं और इसकी शेप इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि ये जितनी भी हवा तेज वगैरह हो तो उसका उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। नॉन डिजास्टर पीरियड के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, गाँव को सपोर्ट किए जाते हैं ताकि उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो किसी को मतलब अनाज रखने के लिए या शादी कराने के लिए, किसी को कोई भी जो फंक्शन अटेंड करना है तो उसके लिए वो पैसा ले लेते हैं, थोड़ा सा उसको मेंटेन के लिए पैसा मिल जाता है। और साइक्लोन टाइम के अंदर है या सुनामी के टाइम के अंदर है तो उसके अंदर जो है आ जाते हैं अपने इवैक्यूएशन करने के बाद। ये गांव से ज्यादा दूर नहीं होता। दूसरी बात है उसके अंदर आमतौर पर जो है ब्रिगेडियर साहब आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आता हूं, मैं सीधे रुक करूंगा। हमारी संवाददाता गोपी इस समय जुड़ चुकी हैं कच्छ से, एक बार फिर हमारे साथ। गोपी, व्यापक तैयारियां की गई हैं, एनडीआरएफ की कई टीमें वहां पर तैनात की गई हैं, कई टीमों को वहां पर स्टैंड बाय रखा गया है, 5-5 केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग इलाकों का जिम्मा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद उन चुनौतियों का यहां पर जिक्र करना चाहेंगे, खासकर इस एडवर्स कंडीशन में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसके अंदर, वो कौन कौन से और ऐतिहासिक कदम हैं जो आसपास के लोगों को इंपैक्ट एरियाज को उठाने के लिए कहा गया है, लोगों को हिदायतें क्या क्या दी गई हैं? बिल्कुल, लोगों को यही हिदायत दी गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, क्योंकि जो पूरे इलाका है, ये पूरा इलाका समुद्र खाड़ी के आसपास का बना हुआ इलाका है और यहाँ पे समुद्र खाड़ी हर इलाके के आसपास रहता है। और जो स्पान बताया जा रहा है जो कि साइक्लोन बिपरजॉय का है, वो काफी चौड़ा है। तो वैसे में मांडवी से लेके पाकिस्तान के कराची के बीच तक का जो पूरा रास्ता है, ये पूरा उससे की वजह से इम्पैक्ट इस पे हो सकता है। तो जिसके चलते यहाँ पे लगातार प्रशासन की ओर से जो लो लाइन्स इलाके हैं उसको खाली करवाया जा रहा है। साथ ही जो बीच है वहां पे धारा 144 लगा दी गई है, यहाँ पे किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ तक कि जो फिशरमैन है उनको भी यहाँ पे आने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरा जो इलाका है लगातार पुलिस जो है वो गश्त कर रही है। साथ ही हवा के दौरान लोगों को घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया है, क्योंकि साइक्लोन जो है वो 15 तारीख को बाहर दोपहर के बाद यहाँ पे टकराने वाला है और जखाव का ये वही इलाका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो पूरा क्रिक का इलाका है, क्योंकि क्रिक के इलाके में बीएसएफ भी है, तो बीएसएफ को भी ये कहा गया है कि वो भी सुरक्षित स्थानों पर रहे, क्योंकि ये पूरा जो साइक्लोन है वो क्रिक के इलाके में होता हुआ पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ेगा। तो जिसकी वजह से सारे जो प्रिकॉशंस है वो लिए गए। लेकिन देखिए ये हम कहेंगे कि चक्रवात है जिसकी रफ्तार जो है वो कहा जा रहा है कि साइक्लोन का जो मेन इंपैक्ट रहेगा वो 16 तारीख तक रहेगा। ऐसे में दो बातें, एक तो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, क्या उसमें किसी किस्म की कोई बाधा महसूस की जा रही है तेज हवाओं के चलते और साइक्लोन के चलते, उसका कोई अंदेशा है? उसको दुरुस्त रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को दुरुस्त रखने के लिए, जो अन्य जो चीजें हैं, जो अन्य जरूरी सामान है उसकी सप्लाई को दुरुस्त रखने के लिए और लोगों तक वो पहुंचे, अगर किसी को मेडिकल एड की जरूरत है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए?
देखिए, कच्छ के लिए मैं बताऊं तो 50 से ज्यादा एम्बुलेंस जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए रखी गई है, यहाँ पे रिजर्व रखी गई है, ताकि अगर किसी को भी किसी भी तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे इलाके में लगातार जो है जेनसेट की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पे पूरे जो खंभे टूट जाते हैं तो उसके बाद कितनी जल्दी उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको लेकर भी जो बातचीत है वो प्रशासन के जरिए की जा रही है। मनसुख मांडविया को कच्छ की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कच्छ में गुजरात के 2 मंत्री जो है वो पहले से ही यहाँ पे तैनात है, लगातार लोगों के साथ, लगातार प्रशासन के साथ। और जिन इलाकों में जो सबसे ज्यादा बाढ़ यहाँ पे प्रभावित इलाके होंगे, साइक्लोन प्रभावित इलाके होंगे, जहाँ इस वक्त हम मौजूद है, जखाव का इलाका, तो वहाँ पे करीब, मैं बताऊं आपको कि करीब यहाँ से 5 किलोमीटर का पूरा जो इलाका है उसे खाली करवा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फिशरमैन कॉलोनी है, उस फिशरमैन कॉलोनी में अभी से पानी आ गया है। तो लोगों को एक दिन पहले ही यहाँ से खाली करवा दिया गया है, क्योंकि अंदेशा है कि अगर ज्यादा बारिश और पवन रहेगी तो पूरी फिशरमैन कॉलोनी है उसमें समुद्र का पानी आ सकता है, क्योंकि जहाँ जिस जेटी पर हम मौजूद है उस जेटी पर कल दोपहर तक पानी था। तो लगातार जो साइक्लोन का असर है वो यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास आता हूं मैं, इस समय ब्रजेश जोशी का रुख करना चाहूंगा, हमारे साथ द्वारका से जुड़ गए हैं। द्वारका भी उन इलाकों की लिस्ट में शामिल है जहां पर इस साइक्लोन का इंपैक्ट महसूस किया जा रहा है, इसका असर महसूस किया जा रहा है। ब्रजेश, अब द्वारका में हालात कैसे हैं? क्या वहां भी तमाम तटीय इलाके को खाली करा लिया गया है? कितने किलोमीटर के रेडियस में राहत शिविर लगाए गए हैं? क्या क्या कदम वहां पर उठाए गए हैं? कैसे आप चुनौती का सामना करने के लिए क्या क्या व्यवस्था वहां पर है? देखिए, द्वारका की जहां तक बात है, द्वारका के जो तटीय इलाका है वहां से 10 किलोमीटर का जो रेडियस है वहां पे 44 गांव आते हैं, उन सभी गांवों को खाली करवाया गया है। लगभग जो तकरीबन जो है 4400 से ज्यादा लोगों को जो है वहां से स्थानांतरित किया गया है। अभी मैं ओखा बंदरगाह के पास कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है वहां पे हूं। यहाँ पे अभी एक मीटिंग चल रही है जिसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, अब जब साइक्लोन यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, तो तब वहां यहाँ पे जो स्थिति होगी उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी तैयारियां की जा रही है और कोस्ट गार्ड की मदद भी ली जाएगी जहां पर भी जरूरत पड़ेगी। तो कोस्ट गार्ड, नेवी दोनों जो है वो द्वारका और ओखा जो बंदरगाह है वहां पे तैनात रहते हैं, तो उनकी हेल्प से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। तो उसके लिए पूरी मीटिंग चल रही है, सभी तैयारियां प्रशासन ने कर ली है और आज देर रात तक जो है जितने भी लोग अभी भी निचले इलाकों में होंगे उनको भी स्थानांतरित किया जाएगा और वो जो है पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका। गोपी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हालात की जानकारी देने के लिए, बताने के लिए क्या क्या उपाय, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए। सीधे हम रुख करेंगे श्रेया का और जानेंगे साइक्लोन की चाल के बारे में। श्रेया, ये बताएं, कहा जा रहा है कि 16 तारीख तक ये साइक्लोन धीमा पड़ जाएगा, इसकी ताकत कमजोर हो जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें इन टोटलिटी इंपैक्ट जाने में, एक साइक्लोन के, खासकर ऐसे ताकतवर साइक्लोन के इंपैक्ट को जाने में कितना समय लग जाता है नॉर्मल वेदर कंडीशन आने में? जी, अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट धीमा हो जाएगा तो वो इसलिए क्योंकि इसका लैंडफॉल यानी इसकी जो आंख है वो हिट कर जाएगी जी। तो जो घुमाव उसके अंदर होता है और जो साइक्लोन बनता है वो एक तरह से शांत हो जाएगा, लेकिन हवा, बारिश और उसके दूसरे एसोसिएटेड इवेंट्स जैसे कि बाढ़, उसके प्रभाव हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऊंची लहरें होंगी, वो हमारे अंदरूनी इलाकों को इनंडेट, एक तरह से फ्लड कर देंगी और उस वजह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारी रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, वहां पर कोई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, उन सब पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। श्रेय, ये और बताएं कि मॉनसूनी सीजन चल रहा है, देश में धीरे धीरे मॉनसून आगे बढ़ रहा है, मॉनसून की रफ्तार को लेकर, उसके ट्रैक को लेकर भी सवाल लोगों के जहन में है कि वो इससे किसी रूप में प्रभावित होगा, गति धीमी होगी, तेज होगी, रुकेगी, चलेगी, क्या क्या स्थिति रहेगी मॉनसून को लेकर? मॉनसून के लिए वैसे हम कह सकते हैं कि ये साइक्लोन आने के चक्कर में हो सकता है कि मॉनसून की गति धीमी हो,
परंतु हमें आईएमडी ने ऑलरेडी इस बात का आश्वासन दिया है कि इस साइक्लोन का असर मॉनसून पर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जितनी हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड्स हैं वो उतनी ही तीव्रता और क्षमता के साथ हमारे कॉन्टिनेंट की तरफ आ रही हैं। इसलिए ऐसी कोई जानकारी अभी तक आईएमडी ने नहीं दी है कि हमारे मॉनसून में कोई कमी होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसी आने की संभावना। मैं ब्रिगेडियर साहब का रुख करना चाहूंगा। श्रेया, आपको बीच में रखूंगा कि समय की कमी है। ब्रिगेडियर साहब, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, जब ये पूरा आपदा ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो उस समय लोगों को दूर भेज दिया जाता है अपने सुरक्षित ठिकानों पर, लेकिन लोगों में जब ये शांत होगा माहौल, जब ये क्लाइमेट, ये साइक्लोन शांत होगा, तो लोगों में एक उत्सुकता देखी जाती है, उतावलापन देखा जाता है कि फटाफट वो अपने घरों में अपनी लोकेशन पर जाएं। लेकिन एहतियाती तौर पर अगर देखा जाए तो कितने समय बाद अपनी लोकेशन का रुख करना चाहिए, संक्षेप में जरा बताएं। ये देखिए, पहले मैं एक चीज और तरफ बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ा वाला सिस्टम है, जो बड़ा वाला सिस्टम है ऐसा चलता है, पर ये इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो ये अभी ये सुपर साइक्लोन वगैरह है, तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है और इसी वजह से इसका एरिया जो है ज्यादा होगा और इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने के बाद में अभी जैसे हो सके 600-700 किलोमीटर तक पड़ जाए दोनों साइड के अंदर से, और पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है, हमारे साइड के अंदर तो सब आ ही रहा है जी। अभी है, आपने पूछा कि मतलब जो है अगर बाद में कितनी देर तक में जा सकते हैं, उससे पहले एक और चीज मैं बताऊं कि ये जो साथ में 3 चीजें आती है, एक स्टॉर्म सर्ज, वो स्टॉर्म सर्ज के अंदर जो पानी जो आता है वो 2-3 किलोमीटर तक अंदर चले जाता है, जो है वो 3 किलोमीटर तक, क्योंकि पानी तो समुंदर का है ना, तो खारा है, तो खारा पानी की वजह से तो वो एरिया है पूरी एक बंजर जमीन हो जाती है। 2-3 साल तक उसमें तो कोई भी खेती नहीं कर सकता। ब्रिगेडियर साहब, हाँ, जब वापस आना है तो उससे जुड़ी एहतियात संक्षेप में बता दीजिए, जब वापस आना हो जी। उसके हाँ, वापस आने के लिए जो उसके लिए कम से कम डिपेंड करता है क्या कितना इफेक्ट उसने किया है, वो है जब तक के मतलब एनडीआरएफ ने अपना जो है रूट ठीक नहीं कर दिए जाते हैं, जितने पेड़ वगैरह निकाले नहीं जाते जी 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 ठीक नहीं कर देते, जैसे रोड कम्युनिकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए, इस पूरे के पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। श्रेया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साइक्लोन की चाल को उसको विस्तार से बताने के लिए।